नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र प्रथम है, था और रहेगा, क्योंकि राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। तो राजपथ अब है कर्तव्य पथ। राष्ट्र सेवक का कर्तव्य पथ है, क्योंकि राष्ट्र प्रथम रहेगा और राष्ट्र भक्ति भी रहेगी। अब इसी वाक्य से हमें कुछ चंद पंक्तियां भी याद आ रही है। वो कहते हैं ना कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्षों भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और मार्ग जब राष्ट्रभक्ति का हो और अग्निपथ पर चलना हो, तो फिर राजपथ से कर्तव्य पथ तो होना ही था। अब आपको बता दें कि विजय चौक और इंडिया गेट जिस सड़क से जुड़ते हैं, बुधवार को वह एक इतिहास बन गई। करीब 3.20 किलोमीटर लंबा राजपथ अब नए रंग रूप और नाम के साथ अब कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि बृहस्पतिवार को शाम 7 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। अपने नए रूप में कर्तव्य पथ के आसपास लाल ग्रेनाइट से करीब 15.5 किलोमीटर का वॉकवे बन रहा है और बगल में करीब 19 एकड़ में नहर भी है और इस पर 16 पुल बनाए गए हैं और फूड स्टॉल के साथ दोनों तरफ बैठने का भी इंतजाम किया गया है। पूरे क्षेत्र के करीब 3.90 लाख वर्ग मीटर में फैली हरियाली भी दर्शनीय है। दिलचस्प ये है कि वॉकवे व बेहतर पार्किंग स्थल विकसित करने के साथ पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास भी बनाए गए हैं। शाम ढलने पर इसका नजारा भी बदला बदला सा नजर आएगा। अंधेरा घिरने पर जिन अत्याधुनिक लाइट से यह झगमगाएगा, उसका अनुभव ही कुछ अलग होगा। आपको बता दें कि शुक्रवार से यह हिस्सा आम लोगों के लिए अब आम हो जाएगा। तो इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरी गई इस प्रतिमा का वजन 65 मीट्रिक टन है। बुधवार को इसे उसी स्थान पर ही स्थापित कर दिया गया है जहां बीते 23 जनवरी पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अब आपको कुछ इतिहास भी बता दें कि आजादी से पहले राजपथ को किंग्सवे और जनपथ को क्वींसवे के नाम से जाना जाता था और स्वतंत्रता मिलने के बाद क्वींसवे का नाम बदलकर जनपथ कर दिया गया था और जबकि किंग्सवे की बात करें तो उसे राजपथ के नाम पर जाना जाने लगा। अब आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद अब इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि राजपथ से राजा के विचार की झलक मिलती है जो शासितों पर शासन करता है और जबकि लोकतांत्रिक भारत में जनता ही सर्वोच्च मानी जाती है। नाम में बदलाव करके जनप्रभुत्व और उसके सशक्तिकरण का एक उदाहरण देने के लिए ये सब कुछ किया गया है। अब आपको साथ ही कुछ ये भी बता दें कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी ने बुधवार को राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। इस संबंध में कई एनडीएमसी की विशेष बैठक में प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया। विजय चौक से इंडिया गेट तक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और यहाँ केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभाग कार्यालय भी स्थित है और बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की थी। उन्होंने बताया कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से एनडीएमसी को राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलने के संबंध में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। एनडीएमसी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके पीछे लोक कल्याण और राष्ट्र विकास की दिशा में कर्तव्यों को अपनाने की प्रेरणा देने और इस क्षेत्र के पूरे औपनिवेशिक इतिहास को लोकतांत्रिक राष्ट्र की थीम और मूल्यों पर बदलने की मंशा है। आपको बता दें कि राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम जो बदला गया है कर्तव्य पथ, इस निर्णय को ऐतिहासिक भी करार दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो कर्तव्य पथ नाम रखा गया है, अगर आप नाम को भी गौर से अगर उसका डिस्क्रिप्शन आप जानने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि राजपथ
यानी कि राज करना और कर्तव्य पथ यानी कि अपना कर्तव्य का पालन करना, इस दोनों में आखिरकार भिन्न क्या है? आपको बता दें कि हमेशा कई बार हमने देखा है, कई मौकों पर देखा है कि कुछ इतिहास को बदला भी जाता है, कुछ नाम बदले जाते हैं, लेकिन वो नाम बदलने के पीछे मंशा यही होती है कि राष्ट्र निर्माण हो और राष्ट्र को और देश के लोगों को एक दिशा मिले। अगर कुछ गलती हुई भी है तो उसे कैसे सुधार करे, इस पर भी प्रयास होता है। और आपको बता दें कि आज हम बड़े ही डिस्क्रिप्शन वे में जाएंगे इसी मुद्दे पर, कर्तव्य पथ को लेकर, सेंट्रल विस्टा को लेकर काफ़ी सारी चीज़ों पर आक्षेप प्रति आक्षेप तो होते रहेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों जरूरी है कर्तव्य पथ और क्यों जरूरी है ये सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। और इसी मुद्दे पर आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए नोएडा से जुड़ चुके हैं मयूर जानी, उनसे हम चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे इस मौके पर। मयूर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है राष्ट्र प्रथम में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्तव्य पथ, जो नाम बदला गया है। आखिरकार लोगों को भी ये जानने में काफ़ी उत्सुकता है कि पहले जो राजपथ था और आज़ादी के जो 75 साल पूरे हुए हैं, तो अब इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है, यानी कर्तव्य शब्द पर काफ़ी भार दिया गया है। इस विषय पर हम जानेंगे और साथ ही हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे, कुछ झलकियां दिखाना चाहेंगे, ये जो निर्माण किया गया है सेंट्रल विस्टा और ये जो कर्तव्य पथ, कुछ आधुनिक तस्वीरें, कुछ वीडियो भी हमारे सामने आए हैं। हम सबसे पहले कर्तव्य नाम पर भार तो रखना ही था, क्योंकि कभी भी जो कोई पद मिलता है वो राष्ट्र निर्माण के लिए मिलता है, राष्ट्र की सेवा के लिए मिलता है, यानी कि एक कर्तव्य है जिसे निभाया जाना बहुत ही मायने रखता है, नहीं कि राज करना। और इसी विषय पर हम आज जो चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से नाम को बदला गया है, किस तरीके से लोगों में भी काफ़ी चर्चा है, काफ़ी उत्साह भी है, क्योंकि समय के साथ हमेशा से प्रयास किया जाता है कि कुछ ना कुछ सुधार लाया जाए। अब आपको ये भी हम बता देंगे इस मौके पर कि किस तरीके से राजपथ कर्तव्य पथ हो गया है, और आपको ये भी बता दें कि काफ़ी आधुनिक सुविधाएं दी गई है। और इसका अगर आप पूरा रिसर्च देखेंगे, अगर आप गौर करोगे कि इसमें ये जो प्रोजेक्ट पूरा जो सेंट्रल विस्टा जो एवेन्यू है, इसमें क्या क्या आएगा, तो अगर उस पर पूरा गौर करोगे तो राष्ट्रपति भवन उसमें है, फिर आप गौर करोगे तो संसद भवन जो पुराना वाला है वो भी आएगा, और संसद भवन जो नया वाला है वो भी आ जाएगा। सरकारी कार्यालय भी है, रक्षा भवन है, प्रधानमंत्री आवास है, सरकारी कार्यालय है, और इंडिया गेट और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, यानी कि ये जो पूरी चित्र रहेगा, ये पूरा जो किलोमीटर का एक घेरा रहेगा, उसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। अब आज हम चर्चा इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया था तब काफ़ी आक्षेप प्रति आक्षेप हुए थे, लेकिन आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है वो कितना मायने रखता है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं कि जिन्होंने समय के साथ नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है और अपने जो संसद भवन है उसमें सुधार भी किया है, क्योंकि सुधार आना आवश्यक है, क्योंकि संसद भवन जो लोकशाही का मंदिर माना जाता है, जरूरी है कि उसमें वो सारी सुविधाएं हो, उसमें एक ऐसा प्रोजेक्टर भी हो कि जिस पर कोई भी संसद जो है वो भवन में जाकर दिखा सके उनके विस्तार की समस्याएं क्या है, जिसको वाचा भी मिल सके। कई मौके पर ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई सत्र में विदेशी मेहमान आते हैं, पर क्योंकि टेक्नोलॉजी का अभाव रहा, इसे हम कुछ ना कुछ प्रस्तापित नहीं कर पाए, लेकिन अब समय बदल चुका है, एक नया आयोजन किया गया है। अब आपको साथ ही ये बता दें कि ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जाएगा, इस पर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं।
और आपको ये भी बता दें कि हम सरकार ने जो ये किया है लोकसभा में जिस तरीके से बताया गया था कि मास्टर प्लान के तहत 5 परियोजना पर काम चल रहा है, जिसमें नया संसद भवन आता है, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पूर्ण विकास आ जाता है, कॉमन केंद्रीय सचिवालय के 3 भवन आ जाते हैं, उपराष्ट्रपति एन्क्लेव आ जाता है और एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव भी इसमें शामिल है। और अगर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की बात करें तो पुनः विकास का काम तो पूर्ण हो चुका है और जिसी का आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि 4 अगस्त को जिस तरीके से सरकार ने जवाब दिया था उसके मुताबिक नए संसद भवन के निर्माण का 17% काम जो है वो पूर्ण हो चुका है और 2022 तक ही इसका पूरा होने की उम्मीद बताई जा रही थी। लेकिन अब कहा यह भी जा रहा है कि शायद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूर्णतः ही ये तैयार हो जाए बनकर और इसका उद्घाटन भी हम देखें। और इस परियोजना की बात करें तो इसमें भी करोड़ों का खर्च होने का अनुमान है और ये खर्च करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि समय के साथ टेक्नोलॉजी से हमें ये बताना है। और आपको ये भी बता दें कि क्यों आवश्यकता हुई नए संसद भवन की। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पुरानी जो हमारी इमारत है वो तो हमारा इतिहास है वगैरह वगैरह, लेकिन आपको बता दें कि अगर परिसीमन हुआ, अगर सीटें बढ़ाई गई तो नए संसद भवन में उस सभी के मुताबिक आयोजन किया गया है। अगर हम अभी के पुराने संसद भवन की बात करें तो वो परिसीमन के बाद जो सीटें बनने वाली है उस हिसाब से वो तैयार नहीं हो सकती थी। अब आपको साथ में ये भी बता दें, पुराने अगर हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात करें जिसमें भी कई इमारतें थी, अगर उसके इतिहास पर गौर करें तो हम, लेकिन समय के साथ हर बार चर्चा विचारणाएं होती है, कुछ विचार विमर्श भी किया जाता है और जिसके बाद एक फाइनल प्रोजेक्ट बन के तैयार होता है जिस पर मोहर लगाई जाती है, उसी हिसाब से कार्य भी किया जाता है। आज हम इस विषय पर इसीलिए चर्चा करने आए हैं क्योंकि जैसे ही नाम बदला गया, कर्तव्य पथ रखा गया, सोशल मीडिया की बात करें काफ़ी मीम्स भी वायरल हुए। लेकिन आपको बता दें कि हर चीज़ में राजनीति नहीं होती। ये बोलना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि कई बार अगर हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की भी बात करें तो उस वक्त भी कई आक्षेपबाजी हुई थी कि तो नरेंद्र मोदी का जो घर है वो तैयार हो रहा है इतने करोड़ का। लेकिन आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी शायद अलग हो सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री अलग हो सकते हैं और ये जो आवास भी रहेगा वो प्रधानमंत्री का रहेगा। यानी व्यक्ति कौन है वो महत्व नहीं है, लेकिन देश की प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उस पर कौन विराजमान होता है ये उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इस पर सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आक्षेपबाजी होती है या फिर राजनीतिक कुछ बयानबाजी हम सुन लेते हैं और आम लोगों में वो घर कर जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि ज़रूरी है कि हर मुद्दे का हम सच जानें, हर पहलू पर गौर करें, दोनों तरह की हम बातें तो सुने लेकिन सच उसी को माने कि जो हमें लगता हो कि टेक्निकली ये चीज़ करेक्ट है। और आपको बता दें कि हम जो कर्तव्य की बात कर रहे थे कि जिस तरीके से कर्तव्य पथ नाम रखा गया है, मयूर जानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने आपको दृश्य तो दिखा दिए। मयूर जी, सबसे पहले तो ये बात करना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से एक आदत थी लोगों को नाम लेने की, जैसे हम जनपथ जानते हैं, राजपथ जानते हैं, लेकिन अब जो कर्तव्य पथ कर दिया गया, हालांकि आक्षेपबाजी बहुत हो रही है, कुछ मीम्स भी वायरल हुए, लेकिन सही बात यह है कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है वो जानना बेहद जरूरी है। जलपा जी, आपने बहुत सही यहाँ पे बात आप जो बता रही थी वो बिल्कुल सही है। देखिए, हर चीज में नुक्स नहीं निकालना चाहिए। आपको नरेंद्र भाई की हो सकता है 50 बातें, हजारों बातें लोगों को ठीक ना लगती हो, ये भी लाजमी है, लेकिन हर चीज के पीछे कोई बुरा मकसद या कोई फितूर की बात निकाल कर जो है उसको लगातार निंदा करते रहना, ये ठीक मानसिकता भी नहीं है। ये बड़ा जरूरी कदम था। अगर देखा जाए, ये बड़ा खर्चे की बात हो रही है कि इतना पैसा खर्च हो गया, वो सब ठीक है। कोई भी काम जब नया किया जाता है तो पैसा खर्च होता है और पैसा खर्च किए बगैर कुछ नहीं होता है। आप जब ये बना, ये जो अभी जिस संसद भवन में हम बैठते हैं, ये जब बना था तब क्या पैसा खर्च नहीं हुआ था? ये जो राष्ट्रपति भवन जो एक जमाने में वायसरॉय हाउस हुआ करता था, ये जब बना था तब वहां क्या पैसा नहीं खर्च हुआ था? उस जमाने में ब्रिटिश राज था तो उन लोगों ने किया था। अब ये जो पूरी रचना है, जैसे आप बता रही थी, मैं सुन रहा था बड़े गौर से, इसमें सबसे बड़ा तो एक बदलाव
देखिए नाम जो भी रखते हैं उससे आपकी भावना पता चलती है जी कि कौन सी आपके हृदय की भावना है। राजपथ जो था वो इसलिए राजपथ था क्योंकि इसका अंग्रेजी कर दोगे तो किंग्स वे हो जाएगा। किंग्स वे मतलब राजा का आने जाने का रास्ता, राजपथ इसलिए किंग्स वे। ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज फिफ्थ, उनके नाम उनके लिए ये पूरा जो कार्य रचना थी उस समय की गई थी। अब राजा वो नहीं रहे, हम आजाद हो गए, उसको आज 75 साल हुए पूरे हो रहे। अब क्यों वही नाम को, वही सिंबल को हम हमारे माथे पे और हमारे सर पे और कंधों पर लेके चले और हम यहाँ अब मतलब आजादी सिर्फ कागज से मिल जाए या ब्रिटिश छोड़ के चले गए इसलिए, आजादी मानसिकता से भी होनी चाहिए। जब तक आपके मन में आप मन से आप आजाद नहीं है उन सब चीजों से जो ब्रिटिश ने आपको दी थी और जो आपकी गुलामी का प्रतीक है, तो वो तो छोड़ना बिल्कुल जरूरी है उसमें, और उसमें बहुत लाजमी भी है, उसमें मैं कोई आपत्ति नहीं देखता हूँ, इसमें नुक्स नहीं निकालना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि कर्तव्य पथ बहुत सही नाम है। कर्तव्य पथ इसलिए सही नाम है क्योंकि आपने जो शुरुआत में हरिवंश राय बच्चन साहब की एक जो अद्भुत कविता का पठन किया वो भी बिल्कुल उससे इसी के साथ जाता है। कोई भी कर्तव्य जो है वो पथ जो है वो अग्निपथ ही होता है, क्योंकि आप जब अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो वो उसमें आपको बड़ा मन आपका मक्कम होना चाहिए, आपका फोकस बिल्कुल सही होना चाहिए, और हजारों बाधाएं अगर आए तब भी उसको लांघ के आपको चलना होता है आपके कर्तव्य का पालन करने के लिए। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम अपना धर्म का पालन करो। धर्म क्या है? धर्म वही है जो आपका कर्तव्य है। तो कर्तव्य पथ नाम मुझे लगता है कि बड़ा सटीक है, बहुत ही उचित नाम है, और ये नाम के चलते चलते इस नाम से एक चीज का एक संदेश भी मिलता है देश और दुनिया को कि यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बैठे हैं नरेंद्र भाई, तो वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि वो जब उनके बाद भी जो कोई प्रधानमंत्री बनेगा, देखिए ये देश तो हजारों सालों से था, हजारों सालों तक रहेगा। बहुत सारे शासनकर्ता आए, शासनकर्ता गए, लेकिन वो जो अपने पीछे छोड़ जाते हैं विरासत के तौर पर, अपनी अपनी कार्य सिद्धियों के तौर पर, उसे जीवन भर याद रखा जाता है। अशोक चक्र आज सम्राट अशोक को हुए 2 सदियां हो गई, 2 मिलेनियम हो गए, 2000 साल हो गए सम्राट अशोक को हुए। आज भी अशोक चक्र जो है वो हमारी राष्ट्रध्वज में बिल्कुल वो स्थान जो है उसको गौरव बढ़ा रहा है। तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है और जो कर्तव्य पथ जो है, ये भी कुछ इसी तरह का काम है, और जरूरत इसकी बहुत थी। इसकी जरूरत पर भी जो है लोग समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। ये हर चीज बढ़ रही है ना। देखिए आप देखिए कि देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के हिसाब से आप जो है एक्चुअली इनका रिप्रेजेंटेशन करने वाले जो सांसद हैं उन सांसदों की भी संख्या बढ़ती है ना। आप एक क्षेत्र में समझ लो फॉर एग्जाम्पल 6 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता हो, और वो बढ़ के तादाद जो है 10 लाख हो जाएगी, तो क्या एक एमपी उचित रहेगा उसके लिए? वो क्या सबकी बात को, सभी की जरूरत को, उनकी एक्सपेक्टेशन को क्या वो पूरा कर पाएगा? वो संभव नहीं है। तो आने वाले समय में ऐसी रचना चाहिए कि जी बढ़ती हुई आबादी में जनप्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, और उसके लिए भी जो एक बैठक व्यवस्था होनी चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। तो और बहुत सारी चीजें हैं। तो वो अब जैसे अब हम लोग बात करते जाएंगे, डेफिनेटली अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही कदम है और इसको सराहना चाहिए। इसकी टिका या निंदा जो है करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले अगर सेंट्रल विस्टा का हम जिक्र करते हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल आया, जिसमें काफ़ी हमने देखा कि काफ़ी मीम्स भी बने, काफ़ी आक्षेपबाजी भी हुई, और उस वक्त एक बड़ा मीम्स चला था जिसमें ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जो है उनका घर तैयार हो रहा है, 20,000 करोड़ का उनका महल होगा, लेकिन लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, ना कि नरेंद्र मोदी का घर। क्यों लोग ये अलग नहीं कर पाते हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, लेकिन साथ में वो प्रधानमंत्री भी है। अगर ये आवास बनता है तो वो प्रधानमंत्री पद पर जो विराजमान होगा, नरेंद्र मोदी की आयु 100 साल हो, उनका राजनीतिक करियर भी काफी ऊंचाइयों को छुए, शायद हो सकता है 2024 में भी वो आए, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो सालों साल रहेंगे। प्रधानमंत्री आवास तो बन गया, वो तो रहेगा, और जो प्रधानमंत्री बनेगा वो उसी आवास में रहेगा। बिल्कुल, देखिए दैहिक रूप से
अमरत्व प्राप्त करने वाले जो हमारे यहाँ जो महापुरुष गिने जाते हैं वो 7 हैं। उससे उसके अलावा कोई ऐसा 8वां व्यक्ति नहीं माना जाता जो दैहिक रूप से भी अमर हो, जो जीवित हो। तो हर एक जिसका जन्म हुआ है उसके कभी ना कभी इस देह को छोड़ के जाना है। तो मैं जैसे पहले कह रहा था कि ये कोई नरेंद्र मोदी का खुद का आवास नहीं है। ये जैसे आप कह रही थी, ये प्रधानमंत्री का आवास है। वहां आवास होगा, आवास के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वहां आवास भी है। तो वो जो आवास जो उनका अभी नया बना है, तो वो एक देश के प्रधानमंत्री का आवास है। वो हो सकता है जैसे आप कह रहे नरेंद्र भाई एक बार एक और टर्म जीत जाए, हो सकता है उसके एक बाद और टर्म जीत जाए, लेकिन यावत चंद्र दिवाकरो तो वो नहीं रह सकता ना, कोई भी नहीं रह सकता, सबको जाना होता है एक दिन। लेकिन ये आवाज तो रहेगा वहां पे। और ये जो पूरी नई रचना उन्होंने बनाई है, ये पूरी रचना आने वाले पता नहीं, मुझे जो मैं किसी से बात कर रहा था यहाँ दिल्ली में, तो कहा कि बहुत लंबी और बहुत दूर की सोच को ध्यान में रखते हुए ये पूरी योजना जो है उस पर खर्च किया गया, उसको ऐसे बनाया गया है ताकि आने वाले लंबे अरसे तक जो भी जरूरत हो, जो भी नीड हो, उसको पूरा किया जा सके। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रही थी कि ये तो प्रधानमंत्री का आवास है और सेंट्रल विस्टा जो है देश के लिए बना है। ये कोई निजी, हाँ, कोई निजी निवेश तो है नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार हमने इस मौके पर देखा कि जैसे ही अंक आते थे कि इतने करोड़ों का खर्चा होने वाला है, तब भी प्रश्न उठाए जा रहे थे। लेकिन ये तो मानना होगा, क्योंकि कई अगर हम देशों की सूची देखें तो वो नाम काफ़ी सारे हैं कि जिन्होंने आगे चलकर नई टेक्नोलॉजी से अपना जो संसद भवन है वो बनाया है। कुछ सालों की एक लिमिटेशन भी होती है, जब भी हम देखते हैं कि कोई भी इमारत खड़ी होती है तो उसकी एक आयु तय होती है कि ये कितने साल तक ये जो है वो बखूबी मजबूती से खड़ी रहेगी। और अब आई थिंक जरूरत आन भी पड़ी है, अगर इसके साल की भी बात करें, जिस तरीके से पहले बनाई गई थी पुरानी संसद, और काफी साल बीत चुके हैं और अब तो जरूरत आनी ही पड़ी है। ये बिल्कुल जरूर आन पड़ी। देखिए 1900 मेरे ख्याल से 21 में इसकी शुरुआत, जो अभी ये संसद है जो जहां पे अभी कार्रवाई चलती है और सदन मिलता है, वो 1921 में उसको बनाना शुरू किया था। एडविन लुटियंस साहब थे, जो जिसके नाम से पूरा वो इलाका भी जाना जाता है, लुटियंस कहा जाता है, और हर्बर्ट बेकर थे। ये दोनों बड़े अच्छे आर्किटेक्ट थे, उनका बड़ा नाम था, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी इमारतें पूरी दुनिया में बनाई हुई है। पर उसको भी बनाने के लिए लगभग 7 साल लगे थे जी। ये जो संसद भवन आज का हम देख रहे हैं, और भी मतलब देखिए फिर लगातार काम उस पूरे क्षेत्र में चलता ही रहा था। तो कोई रातों रात तो कुछ हो नहीं जाता है, और टाइम लगता है, पैसा खर्च होता है, और उसके हिसाब से पेशेंस का रखना भी, पेशेंस का होना भी बहुत जरूरी। देखिए हर चीज जो है वो निरंतर है, चीजें लगातार होती रहती हैं, और उसके साथ साथ आप जो है समय को अगर उस तरह से, उस नजरिए से, उस चश्मे से अगर देखना चाहोगे, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। इसलिए कि आप जब प्लान करते हो, उसके बाद आप, अब इस दुनिया में किसको पता था कि कोरोना जैसी जो महामारी जो है वो आएगी और 2 साल तक पूरी दुनिया जो है उसको बंद करके रख देगी, पिंजरे में पूर देगी, इतनी डेथ हो जाएगी, कितने सारी चीजें, कितने सारे प्रोजेक्ट्स, कितने सारे लोगों के सपने, हर चीज खत्म हो गई जी। तो ये एक निरंतर प्रोसेस है, कुछ भी होता है, और उसमें आपको सिर्फ ये देखना होता है कि जो चीज बन रही है, जो जिसके लिए खर्च हो रहा है, जिसके लिए पूरा प्रयास हो रहा है, क्या वो सही बन रही है, और उसका आने वाले दिनों में क्या हमको सही अर्थ में फायदा मिलेगा। मुझे लगता है कि ये जो पूरा ढांचा बना है, जो पूरी रचना हुई है, ये बिल्कुल ठीक तरह से हुई है। खर्च जो किया गया है, मुझे लगता है कि आने वाले लंबे अरसे तक, जैसे आप कहते थे कि हर चीज की एक आयु होती है, तो इसकी भी एक बड़ी लंबी आयु होगी, और फिर देश में इस तरह के निर्माण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको वेलकम करना चाहिए जी। बिल्कुल। और साथ ही अगर हम आज बात कर रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन होगा, और साथ ही अगर हम इंडिया गेट की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण किया गया। हम पहले भी देख चुके हैं कि बीते, अगर हम 23 जनवरी की बात करें, जहां पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अब ये सुधार भी क्यों आवश्यक है, ये भी लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये भी बहुत जरूरी इसलिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस से बड़ा मैंने बहुत कुछ पढ़ा है उनके बारे में, मैं काफी क्यूरियस रहा हूं उनकी जीवनी को लेकर। मैं हमेशा ये कहता हूं, खुल के कहता हूं, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं होती कि कौन क्या बोलेगा। मुझे लगता है कि अगर सही अर्थ में इस देश में
अंतिम कोई अगर सही अर्थ में पराक्रमी और वीर पुरुष जिसकी हम व्याख्याएं पुराने जमाने में सुनते थे, अगर कोई हुआ होगा तो सुभाष चंद्र बोस साहब थे। जी। उनका पूरा जीवन इतने साहस, हिम्मत और पराक्रम से भरा है कि जिसकी आप किसी और से तुलना कर ही नहीं सकते। ये तो हमारा कमनसीब रहा जलपा जी कि ये इनको देश छोड़ के जाना पड़ा, वरना अगर वो यहीं पे रहते और उनका अगर तिरस्कार नहीं किया गया होता महात्मा गांधी जी के द्वारा जी। तो, और उनको ना द्रोह हुआ होता उनका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जी। तो सुभाष चंद्र बोस 1940 के दशक के और उसके बाद भी इस देश के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय नेता हुआ करते थे। जी। और जितना खौफ उनसे ब्रिटिश खाती थी उतना डर उनको किसी से नहीं था। तो इतने बड़े हमारे हीरो का अगर इंडिया गेट पे अगर वहां पे उनकी प्रतिमा ना हो तब सवाल उठना चाहिए। क्यों हो रहा है तो सवाल होना ही नहीं चाहिए। इससे बड़ा कोई महापुरुष पिछले अंतराल में कोई हुआ ही नहीं जलपा जी। तो ये तो बड़ा लाजमी है कि उसी ऐसे ही महापुरुष की, ऐसे ही वीर पुरुष की एक प्रतिमा यहाँ नेशनल मेमोरियल के जो जवान ज्योति थी वहां पे उन्हीं की लगनी चाहिए। तो ये बहुत सालों बाद पर बहुत ठीक काम हुआ है जलपा जी। जी बिल्कुल। अगर हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो ना सिर्फ ये जो कर्तव्य पथ अब नाम रखा गया, या फिर अगर हम इंडिया गेट की बात करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, लेकिन सेंट्रल विस्टा में आ जाता है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भी। बिल्कुल, नेशनल वॉर मेमोरियल, बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम कई बार ये सोचते हैं ना तो हमको जैसे ये देश को पता नहीं क्यों एक तरह से निर्माल्य करने की जो है ना बहुत कोशिश की गई है। मैं बताऊं, विचारधारा को मोड़कर ये देश तब तक इस पूरी दुनिया का सबसे महान देश हुआ करता था जब तक वो अपनी आत्मरक्षा करने के लिए कड़े से कड़े और विकराल युद्ध करने से डरता नहीं था। इस देश तो क्या, ये तो खंड है, ये हमारा भरत खंड हुआ करता था ना। ये तो इस खंड के जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं उस सब की इतनी ताकत और इतना इनका रुतबा और इनकी उतनी युद्ध कला थी कि कोई हमको गुलाम बनाने की कोशिश तो हमको पिछले समझिए 2500 साल से हो रही है, लेकिन वो बना नहीं पा रहे थे हमको। हम जो है इसलिए गुलाम बन गए और हमारी मानसिकता भी इसलिए बदल गई क्योंकि जो ब्रिटिश दौर रहा पूरा, इस ब्रिटिश दौर में हमने हमारा अपना जो सत्व था वो खो दिया। और इनका जो है अब युद्ध करना, अब ये जो प्रजा युद्ध करना नहीं जानती है और अपने वॉर हीरोज का सम्मान करना नहीं जानती है, वो प्रजा कभी भी जो है वो स्वतंत्र रह ही नहीं सकती है। इसमें कोई वॉर मेंटालिटी को बढ़ावा देने की बात नहीं है। जी। आप गुजरात में देखिए, आप तो सौराष्ट्र से परिचित हैं। वहां जो लोग शहीद होते हैं, चाहे गाय की रक्षा के लिए हो या धर्म की रक्षा के लिए हो, उनकी वो खांबियां लगाई जाती है, जिसको एक टिपिकल वर्ड है सौराष्ट्र में पालिया। वो क्यों आज उसकी पूजा की जाती है? क्योंकि उनको याद करना, उनकी पूजा करना, उनको नमन करना, क्योंकि वो धर्म के लिए कुछ अच्छा करने के लिए वो शहीद हुए थे, उन्होंने अपनी जान दी थी। तो ये तो देश की रक्षा करते करते शहीद हुए हैं। इनसे बड़े हीरो हो कौन सकते हैं? तो इनका वो मेमोरियल ठीक से न हो। जी। आप देखिए अमेरिका में एक पूरा बिल्डिंग है, वहां वो हर एक जो शहीद होता है सैनिक, उसके नाम का एक सितारा लगता है, उसकी एक पूरी जीवनी लिखी जाती है और उसको देखने के लिए अमेरिका भर से लोग जाते हैं और अपनी श्रद्धांजलि वहां पे जो अर्पित करते हैं। तो उसमें कौन सी बुरी बात है? और ये तो होना ही चाहिए था। ये बहुत देर से हुआ है लेकिन ये होना चाहिए था। जी जी बिल्कुल। ऐसे तो हम राष्ट्र प्रथम के नाम से ही अब जाने जाते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ पर यही उठता है कि ये सूत्र किसने दिया वो मायने नहीं रखता। लेकिन राजनीति की भी बात करें, जो हम काफ़ी लंबे अरसे से डिस्कस कर ही रहे हैं कि जब भी किसी चीज़ का विरोध होता है तो क्यों ये नहीं देखा जाता कि ये देश के लिए हो रहा है या तो फिर कोई दल है जो राजनीति का प्रयोग कर रहा है। हमेशा जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात कर ले, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भाजपा के ही संसद भवन में आकर बैठेंगे वहाँ पर उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो हो रहा है वो तो सभी के लिए हो रहा है, और हो रहा है वो जनता के लिए हो रहा है, क्योंकि हमारा देश तो लोकशाही का है। ये क्यों लोग भूल जाते हैं? अगर उनको विरोध करना है तो आप ये बताइए, या कुछ प्रश्न ऐसे कीजिए कि आप इसमें ये सुधार कीजिए, या फिर आपने जो प्रोजेक्ट की डिज़ाइन तैयार की है इसमें ये कुछ चीज़ की कमी लग रही है, आप इसमें सुधार लाइए। इस तरीके की राजनीति नहीं देखने मिल रही है।
नहीं नहीं, बिल्कुल देखनी। अब इस तरह की राजनीति नहीं, टीका, सिर्फ टीका और निंदा की राजनीति से कोई देश आगे नहीं बढ़ता है। जी हकारात्मक सकारात्मक टीका टिप्पणी जो है वो ठीक है, पर सिर्फ ये समझकर कि अब कैसे भी करके कोई भी चीज का विरोध ही करना है, जी तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। पर ये चीज नरेंद्र भाई का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है जलपा जी, जी कि वो इन सब चीजों को अपने आसपास कहीं आने भी नहीं देते हैं, और बिल्कुल अपने हिसाब से उनको जो करना है वो करते रहते हैं। जैसे मैं बताऊं जी आपको, उन्होंने बहुत सारे जो गुलामी के प्रतीक थे उनको उनको ध्वस्त कर दिया। आपको ये याद होगा, इंडियन नेवी का ध्वज जो था, ठीक है, अब उसको भी बदल दिया गया। ठीक है, ये 2 सितंबर को ही बात है। ठीक है, ये उन्होंने जो है ध्वज से गुलाबी के प्रतीक को हटा दिया। अब नेवी के ध्वज में औपनिवेशिक अतीत की छाप दिखती थी, मतलब पुराने अतीत की, हमारी गुलामी वाला जी अतीत था उसकी छाप दिख रही थी। ठीक है, नए ध्वज में लाल रंग के सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया। वो ब्रिटिश का था भाई, हमारा थोड़ी था। जी तभी हम इंडियन रॉयल नेवी हुआ करती थी, अब हम इंडियन नेवी है। तो बिल्कुल जॉर्ज साहब जो महाराजा थे, उनके क्रॉस का हमारे ध्वज के क्या काम है? तो उसको हटा दिया गया। उसकी जगह छत्रपति शिवाजी महाराज की जी शाही मोहर जो थी उस समय की, उसको प्रेरित चिन्ह के तौर पर लगा दिया गया। ठीक है, और ऊपर बाईं ओर तिरंगा बना दिया साथ में। ठीक है, दाईं ओर नीले रंग की पृष्ठभूमि वाला एक अष्टकोण, जिसमें सोनेरी रंग का एक राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, और सबसे नीचे संस्कृत में शं नो वरुण लिखा है। संस्कृत का एक सूक्त है वो, जिसका अर्थ होता है जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ है। तो ये तो हम, ये इसमें गलत क्या है? बिल्कुल हम ब्रिटेन के उस राजा की आज भी जय जयकार क्यों करें, जी जिसने बिल्कुल हमको इतना 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 शोषण किया है हमारा, जी कि आप उसकी, हाँ, वही शशि थरूर का बड़ा प्रख्यात एक लेक्चर आपको याद होगा, जो उन्होंने वहां जाके उन जी लोगों को उजाड़ दिया था कि आप जो ये आपकी समृद्धि, वो हमारे खून पसीने के कमाई से आपने ये सब बनाया हुआ है। तो ये करना कोई बड़ी बात, मतलब अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो है नहीं। बिल्कुल सत्ता में आने के बाद इन्होंने 1500 से ज्यादा पुराने कानून जो उसको ध्वस्त कर दिया, जिसका कोई मतलब नहीं बनता था। बिल्कुल और उन्होंने कहा कि आगे भी करेंगे, जैसे जैसे जो जो कानून बेमतलब बनते जा रहे हैं, जो अब जी सांप्रत नहीं है, तो उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो ये सब हिम्मत के काम है, ये देश के भले जी के काम है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप जानती है, रेलवे बजट पहले अलग से पेश हुआ करता था, जी अब उसको उन्होंने जो मेन बजट अपना है, एक ही बिल्कुल बजट का हिस्सा बना दिया। उसको अलग करने की क्या जरूरत है? तो वो भी उन्होंने कर दिया ताकि टाइम भी बचे। और जी बिल्कुल उसके बाद मैं आपको बताऊं कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में अबाइड विथ मी की छुट्टी कर दी उन्होंने, उस गाने की। वो जी भी ब्रिटेन की बिल्कुल वाहवाही करने वाला गाना था। ठीक है, बिल्कुल तो वो उन्होंने हटा दिया, और उसकी जगह मशहूर कवि है हमारे प्रदीप जी, उनका जो बेहतरीन गाना है, जिसको जी आज भी जब सुनते हैं तो हम झंझना जाते हैं, "ए मेरे वतन के लोगों जरा बिल्कुल आंख में भर लो पानी"। ठीक है, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया, तो ये तो अच्छी बात है। ये सब जो है वो एक राष्ट्र को अपने पुरातन भूतकाल, अपना जो पुरातन काल था, जी उसके सम्मुख फिर से रखने की बात हो रही है। तो ये कोई टीका टिप्पणी या निंदा या जी क्रिटिसाइज करने के मुद्दे तो नहीं है जलपा जी। जी बिल्कुल। और साथ ही अगर आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं या फिर कुछ कहीं पर सुधार की आवश्यकता है, तो वो सुधार कर देने में ही समझदारी है। और अगर हम इसी किस्से में याद कर ले कि अशोक स्तंभ जब उसका भी निर्माण हुआ, तो उसको भी लेकर काफ़ी सारा विरोध हुआ, कहीं पर आक्षेपबाजी हुई। बिल्कुल, ये अब जो इनका शिल्पकार था, उसकी जब उसका इंटरव्यू चला, तब लोगों ने जो है इसको ऊपर चर्चा करना बंद किया। उन्होंने कहा कि भैया, आप जो अशोक स्तंभ देख रहे हैं, आपको लगता है कि वो विकराल नहीं है। अब शेर विकराल नहीं होगा तो क्या होगा? जी शेर बिल्कुल शेर होता है ना, वो उसका जी स्वरूप ही रौद्र स्वरूप है। अगर सौम्य मुद्रा में बैठा है, तब भी उसका उसका स्वरूप ही है कि आप कोई भी खौफ खाएगा उससे। बिल्कुल वो स्वाभाविक रूप से है। तो वो तो जैसा उसको एनलार्ज करोगे, जैसे उसको बड़ा करोगे, तो जी आपको उसका जो ये स्वरूप है वो दिखाई देगा। तो ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और उसमें जी उसमें चर्चा, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, विपक्ष बार बार ये भूल कर रहा है जलपा जी, कि जी ये ऐसे मुद्दों को हाथ में पकड़ रहा है जो एक्चुअली उनको पकड़ने नहीं चाहिए, जी बिल्कुल और वहां मार खा रहा है। और एक दूसरी बात मैं जोड़ना चाहता था, जी कि सुभाष बाबू की बात चल रही थी हमारी। ठीक है, जी अब आपको भी पता होगा, हमारे दर्शकों को अगर पता ना हो तो बता दूं, एक्चुअली इस देश के सबसे पहले राष्ट्र प्रमुख थे वो सुभाष चंद्र बोस थे।
और जब जापान में वो पहुंच गए थे और वहां से सेना लेके जब वो बर्मा तक पहुंच गए थे, तो जापान और जो उनके साथी और जो 14 राष्ट्र थे, 14 कंट्रीज थे, जी जिसे एक्सिस पावर कहा जाता था, जर्मनी के साथ वाले सब जो थे, उन जी सभी देशों ने अंडमान निकोबार टापू जो है उसको, जो जापान के कब्जे में था, उसको स्वतंत्र कर दिया और जी सुभाष चंद्र बोस को उस का राष्ट्र प्रमुख बनाया। और उसके नाम सुभाष बाबू ने 2 रखे थे। जी नरेंद्र भाई ने क्या किया, अंडमान निकोबार का नाम बदल दिया और क्या नाम रखा, जो सुभाष बाबू ने उस द्वीप का नाम रखा था, है ना, शहीद द्वीप। एक मैं बताऊं, मेरे पास वो मैं उसको मैं ढूंढ जी रहा था, वो जो डिटेल है वो, तो उसका नाम बदल दिया 2018 में। और सुभाष चंद्र बोस की भावनाओं के अनुरूप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीप हैं वहां पे, ठीक है, जी अब उनका नाम बदल दिया गया। तो एक तो शहीद कर दिया, एक स्वराज कर दिया। अंडमान और निकोबार जो है उसका नाम कर दिया शहीद और स्वराज। जी तो ये एक काम जो है ना, ये आदमी का जज्बा दिखाता है बिल्कुल कि अब इसको इस तरह से कोई याद भी नहीं करता है, इतिहास में कोई लिखता भी नहीं है कि जी सबसे पहले तो आजाद देश का ये भूभाग हुआ था और सुभाष बाबू उसके सबसे बड़े राष्ट्र प्रमुख थे। जी तो अब क्योंकि ब्रिटिश का बहुत बड़ा वहां पे एक वो रहा, पर नरेंद्र भाई उन सब चीजों को तोड़ रहे हैं। जी और ये मुझे लगता है बहुत जरूरी है, आने वाले जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि अपने देश के सही इतिहास से परिचित हों और ये सब चीजें समझना। और ये तभी परिचित हो सकते हैं जब उनके लिए, उनके पास कोई देखने के लिए चीज हो, समझने के लिए जी चीज हो, कुछ सिंबल हो, बिल्कुल तो वो बहुत बिल्कुल जरूरी होता है। और मुझे लगता है नरेंद्र भाई ये बहुत ठीक कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अपनी संस्कृति को संभालना और इतिहास को बरकरार बिल्कुल रखना बात अलग होती है, और कुछ चीज़ें ये भी होती है, जैसे अगर हम आज़ादी की बात करें तो 75 साल का जो अमृत महोत्सव मनाया गया और फिर हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया। उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि लोगों में जो अपने राष्ट्र के लिए जो भावना है वो लोग समझे, उसे जाने। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मायने रखती है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की हम चर्चा आज पूरे विस्तार से कर रहे हैं कि परिसीमन का जो मुद्दा है, क्योंकि परिसीमन की आवश्यकता तो है। काफ़ी बार कुछ चीज़ें भी सामने आई कि कुछ मीटिंग बैठी, कुछ डिस्कशन भी हुआ, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं कुछ अहम मुद्दे जो है वो इसीलिए आगे नहीं आ जाते क्योंकि सबको डर लगता है कि परिसीमन आया और हमारी सत्ता चली गई तो, या फिर ये राज्य में जो हमारा दबदबा है वो कहीं हट गया तो। ये हो रहा है ना, अभी देखो जम्मू कश्मीर में जैसे नया सीमांकन लागू किया गया इस बार, जी तो उसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो बहुत परेशान है। उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी विट्ठी लिख दी और अपना विरोध जताया कि भाई ये तो आप इस तरह से आपने नया सीमांकन कर दिया जी कि जिसमें जम्मू की सीटें बढ़ गई और कश्मीर जी की कम हो गई, तो फिर वहां तो बीजेपी को फायदा आप करवा रहे हैं और हमारा नुकसान करवा रहे हैं। अब पर ये मैं फिर से ये कह रहा हूं कि ये कोई नई बात नहीं है, समय समय पर सीमांकन होते रहते हैं, जी तो नए परिसीमन होता है, नई जो को किस लिए होता है कि आपकी आबादी बढ़ती है, ठीक है, जी जब आबादी बढ़ती है तो उसके साथ साथ बहुत सारा डेवलपमेंट भी होता है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको एक बैठक पर एक हद से ज्यादा तो वोटर नहीं रख सकते ना आप, जी फिर तो उस एमपी का और उस एमएलए का बोझ और भार कितना बढ़ जाएगा। बिल्कुल तो उस सब सीमांकन करना जरूरी होता है, परिसीमन जरूरी होता है। और उसी के चलते अब जो लोग सत्ता में नहीं होते हैं उनको ये डर लगता है कि हमारा जो होल्ड है वहां पे, जो जी एक होल्ड था हमारा, वो होल्ड हमारा जा रहा है, कम हो रहा है। तो डर है, वो इनसिक्योरिटी, और उसका तो कोई क्या कर सकता है। पर ये एक बिल्कुल समय समय पे रहती एक प्रोसेस है, वो जहां जरूरत होती है, जिस राज्य में होती है, वो करनी पड़ती है। तो जी पर मैं जैसे कह रहा हूं कि वही है कि हर चीज का विरोध करना ये विपक्ष के लिए मुझे लगता है कि उनकी तबीयत के लिए हानिकारक है। ये हर चीज जी में नहीं करना चाहिए, जिन मुद्दों पर करना जरूरी है उन पर बिल्कुल करें, पर हर चीज पे लाल झंडा उठा दिया इसका जी कोई मतलब बनता नहीं है। बिल्कुल। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात करें या फिर कई नए प्रोजेक्ट की बात करें, लेकिन जानना ये भी जरूरी है, एक सूची तो ये भी शायद तैयार की जानी चाहिए कि आज़ादी से पहले हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो धरोहर कितनी थी, अगर अभी की बात करें तो डेवलपमेंट कितना हुआ। क्योंकि हमारा जो देश है भले ही जाना जाता हो संस्कृति के लिए, इतिहास के लिए, लेकिन जरूरी भी है कि आज हम कुछ नया बनाएं ताकि आगे जाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक सवर्ण एक इतिहास बना रहे। नहीं बिल्कुल, आप डॉक्यूमेंटेशन तो हर चीज का जरूरी है, करना ही चाहिए। मैं साथ में ये कहूंगा
कि मैं बताऊं, एक पूरी सीरीज है, एक किताब की पूरी सीरीज है, महाराष्ट्र के एक जी बड़े अच्छे लेखक के नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने लिखी हुई है। वो कुछ 8 किताबें हैं, हिंदी में भी उपलब्ध जी है। उसमें उन्होंने वो किताबें लिखी है 18वीं सदी का भारत। जी अब आप और हम जानते हैं कि अगर किसी को बहुत मानसिक रूप से पिछड़ा अगर किसी को बताना हो तो हम कहते हैं कि ये तो 18वीं सदी में अभी भी जी रहा है, ये कहते जी हैं ना हम। जी ये बिल्कुल। शब्द प्रयोग होता है। ये हकीकत में इतना गलत शब्द प्रयोग है। जब आप उस किताब के पूरी सीरीज को पढ़ोगे तो आपको समझ में आता है कि 18वीं सदी का भारत इतना आगे था, इतना विकसित था। और आपको बताऊं, आश्चर्य हो जाएगा दर्शकों को, जी वो भारत कृषि प्रधान भारत नहीं था, वो भारत उद्योग प्रधान भारत था। जी और इतने अलग अलग उद्योग जो थे उस देश में, अलग अलग प्रदेशों में, उस प्रदेश की तासीर को लेकर पनपे भी थे और बहुत समृद्ध थे। जी बिल्कुल। आपको बताऊं, ये ब्रिटिश कहां से मालदार हुए? जी उन्होंने यहाँ की जो हमारी उत्पाद थी, जी जो प्रोडक्शन हमारा हुआ करता था, उसको वो अपनी मर्जी के दाम से खरीदते थे, रॉ मटेरियल। ब्रिटेन में जाके उसको प्रोसेस करवाते थे बिल्कुल। और फिर कंपलसरी वही मटेरियल यहाँ के लोगों को, हम लोगों को, हमारी जो रॉ मटेरियल की पैदाइश बन के आई है उसको हमको जी 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना पैसा देके खरीदना पड़ता था। और यहाँ पूरा उद्योग उन लोगों ने, हर तरह का उद्योग उन्होंने खत्म कर दिया। जी और वहां अब इस तरह से वहां पे वो लोग जो है औद्योगिक क्रांति अपने वाला है। जी उसी तरह कृषि में भी बहुत आगे थे हम लोग। बिल्कुल। हम हस्तकला में बहुत आगे थे। हम ये जी एस्ट्रोनॉमी जो ऐसे कहते हैं, थोड़ी ना सोने एस्ट्रोनॉमी की मतलब, चिड़िया कहा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम खगोल विज्ञान में इतने इतने बढ़िया थे। सबसे पहले जब इन्हों को देखा था ये गौरव, ये अंग्रेजों ने, तो उनको आश्चर्य हुआ था कि ये हाथ की उंगलियों के इस तरफ गिनती करके कोई कैसे बता सकता है कि चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा। बिल्कुल वो तो अबूझ लोग थे बड़े। ये जो भी बने हैं वो हमारी पर हमको चूस के बने हुए। वो वेधशाला हमारी उस समय की जो हुआ करती थी, बिल्कुल। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये इस परछाई को देखते हुए कैसे समझ में आता है कि कितनी घड़ी, कितना वक्त बचा। अब हमारे यहाँ तो क्षण से लेके प्रहर तक की पूरी गिनती है ना, बिल्कुल वो तो सदियों से है। इनको मालूम नहीं था कुछ। ये हर जी चीज जो है उस पुस्तक की श्रेणी में आपको पढ़ने को मिलेगी। तो ये इस इतिहास का सामना जी आज की पीढ़ी को करवाना बहुत जरूरी है बिल्कुल। कि हम 18वीं सदी में तो बहुत एडवांस थे, बहुत मॉडर्न थे। सिर्फ 150 साल में इस लोगों ने हमको खत्म कर दिया, 150 साल में। उसके जी बाद तब तक तो जी 18वीं सदी का भारत तो वो बहुत महान भारत था, अद्भुत भारत था वो। और उसकी पहचान आज की पीढ़ी को होनी चाहिए। और उसके लिए जो भी करना पड़े वो करना, मतलब उसके लिए कुछ खर्च भी करना पड़े तब भी मैं तो कहता हूं उसमें कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आपको अपनी चेतना और आपके आपके पुरानी आपका इतिहास को अगर आपको उससे रूबरू होना है तो उसमें जो भी यत्न करना पड़े वो करना चाहिए। लेकिन आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को ये समझ में आना चाहिए कि हम कौन जी थे। और ज्यादा दूर नहीं, 5,000 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, जी 200 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 250 साल। तो वो तो समझना जरूरी है। जी बिल्कुल। अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनना है तो फिर इसके लिए सबसे पहली नीड ही शायद ये होती कि हमारे पास आधुनिक संसद भवन हो, कि जिसमें अगर कोई बैठता भी है तो वो अपने विस्तार की कोई समस्या है, उसकी कुछ वीडियो है वो भी दिखा सके, या उनके पास कोई प्रोजेक्ट है कि इस तरीके से हम करें तो हमारा विकास हो सकता है या फिर देश के निर्माण में ये महत्वपूर्ण कदम होगा। लेकिन ये सब चीज़ों का अभाव देखने को मिला है। और कई साल में तो हमने ऐसा भी देखा कि अगर कुछ सत्र में विदेशी मेहमान आते हैं तो क्योंकि हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी कि कहीं माइक बंद हो गया या फिर कहीं बैठने की जगह तक नहीं है। नहीं तो मुझे लगता है इसका एक ही लॉजिक इसके लिए काफी है जल्पा जी। जी कि जैसे आप अभी कुछ समय पहले बोल चुकी हैं, जो बहुत सही था कि हर एक चीज की एक आयु होती है, बिल्कुल उसके बाद एक नई चीज होना बहुत जरूरी हो जाता है जो उस समय की मांग को पूरा करता है। तो आज के समय की मांग है कि अब आने वाले समय, लंबे अरसे के लिए कुछ ऐसा निर्माण किया जाए जो उस समय की जरूरत को पूरा करे। तो जी जो हर चीज आधुनिक होगी, हर चीज मॉडर्न होगी, हर चीज एडवांस होगी और बिल्कुल आने वाले लंबे अरसे तक भविष्य को देख के बनाई गई होगी, तो वो जी कंपेटेबल भी होगी,
वो समय के साथ compete कर पाएंगे। जी तो वो तो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और उद्घाटन तो आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही शुक्रवार से बात करें तो आम लोगों के लिए भी ये जगह अब जी आम होने जा रही है, क्योंकि जरूरी है कि अगर देश के नागरिक यहाँ पर नहीं देख पाएंगे कि क्या निर्माण है या फिर नहीं समझ पाएंगे तो फिर तो क्या बात हो। नहीं, सबके लिए जरूरी है और ये देखना बहुत जरूरी है कि जो भी एक सोच कुछ साल पहले डिसाइड, मतलब किसी एक विजन के जरिए जो उसको मूर्तिमंत करने की कोशिश की गई थी, वो मूर्तिमंत कैसे हुआ है, बिल्कुल, है ना। और देश का गौरव इसको मानना चाहिए, इस पूरे प्रोजेक्ट को, और इसकी सराहना होनी चाहिए और जरूर जाके देखना चाहिए इसको। बिल्कुल। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बहुत टीका होती है, निंदा होती है, ठीक है। ये कहा जाता है, जो टीका करते हैं कि भाई सरदार खुद होते तो ये कभी होने देते। तो भाई हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर गांधी खुद होते तो अपनी नोट, अपना जो हमारी करेंसी उस पर अपना चेहरा छपाने नहीं देते। अब वो जोर तो की बात होगी ना, वो तो क्या करेंगे। लेकिन इतना अद्भुत निर्माण है तो इसको देखना चाहिए और इसकी सराहना होनी चाहिए। इसके लिए आपको गौरव होना चाहिए, सबको होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे टूरिज्म क्षेत्र की बात कर ले, संस्कृति की बात कर ले, या फिर किसी को सम्मान देने की बात कर ले, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हुई है, पर लोग गर्व महसूस नहीं करते। और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, अब वो कोई किसी दल की तो है नहीं, वो तो सभी के लिए है, सभी नागरिकों का हक है, कोई भी वहां पर जा सकता है, कोई पाबंदी तो है नहीं कि आप पर्टिकुलर किसी दल से बिलोंग करते होंगे तो ही आप वहां जा सकते हो। जरूरी यही है कि लोग भूल जाते हैं, जैसे नेताओं का जिक्र होता है, अगर हम सरदार पटेल की बात कर ले या फिर हम जवाहरलाल नेहरू की बात कर ले या किसी और नेता की बात कर ले, लेकिन हमेशा उन्हें याद किया जाता है या फिर कुछ इनकी बातें भी है तो कोई दल अपने हिसाब से लेता है कि नहीं ये तो हमारे नेता थे, ये इसी तरह का माहौल था। और सामने अगर कोई विरोध पक्ष का है तो वो सोचता है कि नहीं, हम ये नेता की तारीफ कैसे कर सकते हैं। यानी यही सब चीज़ों में जो हमारा इतिहास है वो भी कहीं ना कहीं दम घोट रहा है। और अभी जो हमारा वर्तमान बन रहा है उसमें भी हम देख रहे हैं कि इसी तरीके विरोध के चलते ये एक दम घोट रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है आपकी बात। विरोध करने के लिए, सिर्फ विरोध करने के लिए ही आप विरोध करते रहोगे तो फिर कंस्ट्रक्टिव चीजें कैसे होंगी। बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू की आप जब निंदा करते हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है, और इसके साथ ये भूल जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो ऑलमोस्ट 14 साल तक देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, 14 साल भी थोड़ा 16 साल, तो तब ब्रिटिश छोड़ के गए हमको, रियासतें एक की गई सरदार पटेल के द्वारा जी। और हर चीज का विभाजन हुआ। हमारा सैन्य भी जो है वो भी कुछ हिस्सा पाकिस्तान को गया, हमारी ट्रेजरी में जो उस समय पैसा जो बचा था वो भी उसमें से पाकिस्तान को गया, ठीक है। हमारे संसाधन जो है उसमें से बहुत सारे जो गए थे वो गए। वहां हर सिरे से नई शुरुआत करनी थी। तो उस समय उस काल में उन्होंने जो किया है, जो शुरुआत की है, आज हम जो इसरो के आज सिद्धियां हम देखते हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड ब्रेक काम हो रहा है वहां पे, तो वो शुरुआत उन्होंने करवाई थी। जितनी आप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट देख रहे हैं उनके समय में हुई, इतनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट देख रहे हैं उनके समय में हुई, बहुत सारा काम हुआ उनके समय में। तो ये सिर्फ ये कहना कि अब उन्होंने कश्मीर को लेकर, हाँ उनका स्टेप गलत था, आज हम भी मानते हैं, और मेरे ख्याल से शायद कांग्रेसी भी मन में मानते होंगे, वो जाहिर तौर पर बोल नहीं पा रहे। पर साथ में ये कह रहा हूं कि जो जिसकी अच्छी बात है उसकी तारीफ करो, जो आपको लगता है कि ये गलत बात है तो उसको आप, उसमें आपकी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी के हो, आपके हो, किसी और के हो, पर जब तक जो जिसने अच्छा किया है उस बारे में बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। वाजपेयी में हिम्मत हुआ करती थी, वाजपेयी साहब वो थे। अब अडवाणी ने एक बार हिम्मत दिखाने की कोशिश की जेना की मजार में जाके, तो उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं। तो हमारा जो ये दोहरा चरित्र है राजनीति में, इस सबको चाहे अनचाहे वो रखना पड़ता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति में रहते हुए भी एक ही चेहरा लेके घूमते हैं, उनका कोई दूसरा चेहरा होता नहीं है, कोई दोहरी जबान होती नहीं है। ऐसे बहुत बहुत विरले मिलते हैं ऐसे। तो पर आदर्श बात तो ये है कि जो कुछ कोई अच्छा कर रहा है, जैसे नरेंद्र भाई के बारे में हजार चीजें हो सकती है जो हमको भी पसंद ना हो, आपको पसंद ना हो, लोगों को पसंद ना हो सकती है ना, ठीक है। पर ऐसी तो बहुत सारी बातें भी हैं कि जो आपको पसंद है। बिल्कुल। तो जो पसंद है उस पर आपको बोलना भी चाहिए कि हमको पसंद है, ये अच्छा किया, ये
जब निंदा करने का वक्त आता है तो हम कर देते हैं, पर जो कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी और चाहिए। ना सिर्फ पत्रकार की बात कर रहा हूं मैं आप दलगत राजनीति की बात कर रहा हूं। आप किसी भी दल बिल्कुल। में हो, कोई अगर अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ करना तो बिल्कुल लाजमी है, उसमें आप अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, सही सही होता है, गलत गलत होता है। अगर सत्य के साथ चलोगे, मुद्दे पर जाओगे कि कौन से मुद्दे में क्या सच है, तो ये बहुत मायने रखेगा। अब हम जी। सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिस तरीके से एक नया निर्माण किया गया है, कुछ सालों की मेहनत भी इसमें जुड़ेगी, काफ़ी सारे अगर हम बोलेंगे तो निवेश भी इसमें जुड़ेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी उभर के सामने आती है, अगर हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात कर ले या फिर कुछ नए आधुनिक इमारतों की बात कर ले या किसी का भी जिक्र कर दे, कई बार विरोध इसलिए भी किया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक डर, एक खौफ रहता है। क्योंकि अगर किसी पुरानी, अगर हम ब्रिज की बात कर ले या किसी रोड की बात कर ले, तो जब पुराने नेता की कोई तख्ती लगी होती है, फिर उन्हें डर लगता है कहीं ना कहीं कि अगर ये नया बन गया तो यहाँ पर फिर कुछ नया तख्ती लगेगी और फिर वो पूरा जो क्रेडिट है वो हमारा चला जाएगा। यानी ये खौफ भी रहता है विरोध के पीछे। हाँ, ये आप बिल्कुल, ये बात की बहुत सही है आपकी। ये डर रहता है कि इतिहास के पन्नों से मैं गायब हो जाऊंगा, जी है ना, और फिर नया नाम उस पन्ने पे लिख दिया जाएगा, तो ये एक डर रहता है। पर अब ये भी मानव सहज है। देखिए, जी इतना इतना स्वार्थ जो है आमतौर पे किसी भी मानव में रहता है, जी और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पब्लिक लाइफ में हो और अपने आप का की प्रसिद्धि का मोह छोड़ के वो दूसरों के लिए काम करे और प्रसिद्धि को बिल्कुल तवज्जो ना दे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो ये तो डर रहता है कि यार ये बांध बन गया, ये सड़क बन गई, इसका उद्घाटन मैंने किया, अब साला कुछ उससे बड़ा हो गया, तो उसका फिर नाम उसका श्रेय किसी और को चला जाएगा। तो वो एक डर रहता है। पर उसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि आजकल ये भी हो गया जलपा जी कि लोग जो है ना वो प्रेशर बनाते हैं अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उन पर। तो आजकल ये प्रेशर जो है ना, क्योंकि अब सोशल मीडिया भी अब बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो अब उनको जो है अगर अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर उनको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको याद होगा कि ये जो पिछले चुनाव गए उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के, तो आपने हमने हमने भी हमारे चैनल पे दिखाया था कि बहुत सारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पब्लिक फोरम में कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं, उठक बैठक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया इस बार हम थोड़ा आपका काम नहीं कर पाए, हमारी गलती हो जी गई, हमको माफ कर दो, एक बार फिर से मौका दो, हम जो है इस बार आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। ये पब्लिक का प्रेशर तो बनता है। तो उस प्रेशर के चलते आत्ममोह कितना भी क्यों ना हो, काम तो उनको करना पड़ेगा। जी और बिल्कुल। नए नए काम होते भी रहेंगे, नए नए लोगों के हो सकता है कि इतिहास में जी के पन्नों में नाम दर्ज होते भी रहे, लेकिन पब्लिक का प्रेशर होता है, काम करना पड़ता है। जी बिल्कुल। और साथ ही अगर हम बात कर रहे हैं तो ना सिर्फ इसमें सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। अब जैसे कि अब भी बेसिकली हो चुका है सीसीटीवी कैमरा युग, ताकि सारी जो घटनाएं हैं उसका एक रिकॉर्ड बना रहे, और ये सुरक्षा के तहत भी काफ़ी अहम है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इंडिया गेट का जिक्र करते हैं, तो जी हाँ, इंडिया गेट हमारी आन बान और शान है और जाना भी जाता है। अगर हम दिल्ली की बात करें, जो कि एक राजनीतिक अड्डा भी रही है, और वैसे तो सालों पुरानी बात करें तो भी दिल्ली पर राज करना एक मतलब हुकूमत करना माना जाता था। तो ये सुविधा जो सीसीटीवी की हम जिक्र आज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार हमने देखा है, अगर संसद भवन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पूरा इतिहास सफ़ेद पन्नों पर भी है, कुछ लाल शाही से भी जुड़ा हुआ है। हमने एक हमला भी देखा था, यानी ये सब चीज़ें जरूरी है। बिल्कुल, संसद पर जो आतंकी हमला हुआ, वाजपेयी साहब की सरकार उस समय सत्ता में थी, और उस समय 3 घटनाएं हुई बड़ी। एक तो कश्मीर की विधानसभा पर भी हमला हुआ था, और जो हजरत बाल मस्जिद है वहां पे, जो वहाँ उनका जो वो भी वहां पे फायरिंग हुई थी। और एक हाईजैक भी हुआ था प्लेन, आपको सबको याद है, जी ठीक है, जिसको छुड़ाने के लिए जसवंत सिंह साहब को जाना पड़ा था, और हमने कुछ चीजें उनकी माननी पड़ी, तो वो भी एक वहां किरकिरी हमारी इज्जत की हुई थी। और उसके बाद जी फिर संसद पे हमला हो गया। फिर कारगिल भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ। तो जी वाजपेयी साहब का जो दौर था पूरा, वो इन सब घटनाओं से भरा रहा। समझौता एक्सप्रेस भी उसी समय दौड़ी। जी पर ये कहना भी जरूरी है इसके साथ साथ कि
ये सब यादें किसी एक इबारत के साथ अगर जुड़ी हो, तो आप जब वहां अंदर जाते हो तो आपको लगता तो है कि यार इस पर यहाँ तक पहुंच गए थे वो लोग, यहाँ पर गोलियां चली थी, यहाँ हमारे जी सुरक्षा कर्मियों की जान भी गई थी, है ना। तो एक एक मन में एक वो डंक सा रहता है जी कि ये घटना, ये एक कालिक लाली लगती है, ऐसे इस प्रकार की घटना लगती है। अब अगर नई चीज नई जगह बैठोगे तो ऑब्वियसली वहां आपको वो बात नहीं सताएगी, वहां जी, आपको वो वो डर याद नहीं दिलाया नहीं जाएगा। रहेगा। जी हाँ, वो तो बिल्कुल सही बात है, वो तो रहेगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक करीबन 19 एकड़ में एक नहर का जो इलाका है उसको भी पुनः विकसित किया गया है। अगर पैदल जी यात्रियों की बात करें तो 16 पुल भी बनाए गए हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो सुविधा का आयोजन किया गया है वो इस मद्देनजर किया गया है कि चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे हम किसी कभी कभी तो हमने उद्योगपतियों का भी जिक्र सुना, लेकिन मध्यम वर्ग से लेकर अगर कोई आम लोग भी वहां पर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा से लेकर अगर हम बात करें या फिर उनकी जो भी जैसे पैदल यात्री है, पुल बनाए गए, नहर बनाए गए, फिर पार्किंग का भी वहां पर विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। यानी सभी चीजों पर, सभी पहलू पर गौर किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये करना है इसीलिए कर दिया। नहीं, वो और इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब आप बनाते हैं, जी 1.9 बिलियन के आसपास डॉलर का खर्च इस पर होगा पूरा, जब पूरा, जी तो आप स्वाभाविक तौर पर स्वाभाविक रूप से वो सब चीजों का ध्यान रखोगे जो जरूरी है, और उसमें सुरक्षा सुरक्षा बहुत अहम चीज है। और जबकि ये पब्लिक अट्रैक्शन होने वाला है, जी और लोग चाहे आप जैसे आपने कहा कि आम आदमी हो, छोटा आदमी हो, मध्यम वर्ग का हो, या बहुत अमीर आदमी हो, या कोई बड़ा रसूखदार आदमी, मतलब वीवीआईपी क्यों ना हो, सब लोग यहाँ पे आएंगे। तो जान तो सबकी एक कीमत, तो जान की कीमत तो सबकी एक से होती है बेसिकली, मतलब हर एक की जान जो है सुरक्षित रहे। और इसके साथ साथ आपका गौरव जुड़ा होता है, ऐसी जी इमारतें जो बिल्कुल। होती है ना दिलपा जी, इसके साथ साथ अपना खुद का गौरव भी, देश का गौरव जुड़ा होता है। तो जी उस गौरव की रक्षा के लिए सुरक्षा की जितनी भी पुख्ता तैयारी वहां जी पे इंतजाम करने पड़े, वो बिल्कुल यहाँ पे किए जाएंगे। इसका पूरा ध्यान भी रखा जाएगा, ताकि जी ऐसा भी ना हो कि लोग वहां आ रहे हैं देखने के लिए, तो उनको हर जगह मतलब एक शक्ति दिखे। पर जी इतना जरूर होगा कि सर्वेलेंस जो है वो उस तरह का होगा कि लोग बेखौफ होकर वहां पे घूम सके, और बिल्कुल। वहां पे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना, इस तरह की आतंकी प्रवृत्ति भी ना उसको अंजाम दिया जा सके। ये इस चीज जी का बड़ा ध्यान रखा जाएगा वहां पे। जी बिल्कुल। तो अभी बेहतर तो यही है कि आम लोग समझे कि आखिरकार ये जो निर्माण किया गया वो किस लिए किया गया, और एक बार जायजा भी ले, देखे भी सही। मयूर जी आप जुड़े, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए आपका शुक्रिया। और आपको बता दें कि हम आपको सीधे ही ले चलते हैं कर्तव्य पथ पर। दिल्ली के लाइव दृश्य अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, करिए गौर। Song, and all eyes now towards the entry gate from where Prime Minister Shri Narendra Modi will arrive at the venue to first unveil the statue of Netaji Subhash Chandra Bose and then the inauguration of Kartavya Path. और यहाँ ये बताना भी आवश्यक है क्योंकि उसके बाद एक कार्यक्रम होंगे। जैसे ही अनावरण होगा उसके बाद पंचवाद्यम, और आपने भी बताया कि जो आज़ाद हिंद फौज का गीत है कदम कदम बढ़ाए जा, उसे नेवी का बैंड उसकी धुन को प्ले करेगा। माननीय प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए यहां अधिकारीगण, मंत्रीगण सभी उपस्थित। The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, arriving at the venue, greeted by the Minister of State of Housing and Urban Affairs, Shri Kaushal Kishore, the Minister of State Culture, Shri Arjun Ram Meghwal, the Minister Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Singh Puri, the Minister of Culture, Shri G. Kishan Reddy, and the Minister of State Culture, Srimati Meenakshi Lekhi.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। Flowers of gratitude and remembrance. One of the greatest freedom fighters India's ever had. जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी, तब इस घोषणा का स्वागत करते हुए नेताजी की बेटी अनीता बोस पाप ने कहा था कि नेताजी भारतीयों के दिलों में रहते हैं और आगे भी रहेंगे। देखा कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री। तो तैयार हो जाइए कर्तव्य पथ पर चलने के लिए, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र ही प्रथम रहेगा। अब जिस तरीके से हमने आपको सीधे ही दृश्य दिखाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तरीके से उद्घाटन किया गया। अगर हम नेताजी की बात करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्हें एक सम्मान दिया गया है। ये जरूरी भी है कि हम इतिहास तो अपना बरकरार रखें, लेकिन कुछ नया भी करें, या कहीं पर कोई चूक हो गई है तो उसका भी हम पालन करें, हम ध्यान रखें। ध्यान इसीलिए रखना है क्योंकि हमें ना सिर्फ अपनी संस्कृति बचानी है, लेकिन हमें एक नया इतिहास भी लिखना है। तो आपके लिए फिर एक बार हम दिखाते हैं आपको ये जो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से ये कर्तव्य पथ है, ये किस तरह दिखाई देता है, वो पूरा दृश्य हम आपको फिर एक बार दिखाना चाहेंगे। करिए नजर। तो आपको बता दें कि 19 एकड़ में फैले नहर के इलाके को भी पुनः विकसित किया गया है पैदल यात्रियों के लिए। इस पर 16 पुल बनाए गए हैं। कृषि भवन और वाणिज्य भवन के पास बोटिंग भी आम लोग कर सकेंगे। आपको बता दें कि गाड़ियों की पार्किंग का भी यहाँ पर बंदोबस्त अच्छे से किया गया है। पार्किंग के लिए एक स्पेस दिया गया है। आपको साथ में ये भी बता दें कि ऐतिहासिक लाइट पोल्स और चेन लिंक्स को रिस्टोर किया गया है और 900 से ज़्यादा नए लाइट पोल्स भी लगाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में अगर देखा जाए तो 3.90 लाख वर्ग मीटर का ये ग्रीन एरिया भी तैयार किया गया है। लोगों के टहलने के लिए 15.5 किलोमीटर लंबा रास्ता तैयार किया गया है और इस पर रेड ग्रेनाइट भी लगा हुआ है। पूरा इलाका जो है वो सीसीटीवी की जद में है और वही करीब 80 सुरक्षाकर्मी भी हर वक्त इस पर तैनात रहेंगे। अब आप जो दृश्य देख रहे हैं वो कर्तव्य पथ के देख रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर पहले उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया है। और साथ ही सुभाष जी की बात करें हम, उनकी मूर्ति का भी अनावरण हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा।
ये अनावरण किया गया है। वो दृश्य आप देख सकते हो, कुछ ही देर पहले के ये दृश्य है। अगर नेताजी की मूर्ति की बात करें, जिसकी ऊंचाई करीबन 28 फीट है, ग्रेनाइट से ये मूर्ति बनी हुई है, जिसका अनावरण किया गया है। बीते 23 जनवरी की बात करें, जहां पर होलोग्राम का अनावरण किया गया था, और आज नेताजी की ग्रेनाइट की मूर्ति का अनावरण हो चुका है। पुष्प अर्पण करके नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये दृश्य आप देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं भारत देश की पहचान, इंडिया गेट, जहां पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी दर्शन किए जाएंगे। एक के बाद एक अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। राजपथ जो कि अब कर्तव्य पथ बन चुका है। अगर हम कर्तव्य की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है, जब भी कोई पद मिलता है उसका भी एक कर्तव्य होता है, नहीं कि सिर्फ राज करना, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करना ये बहुत जरूरी होता है। दिल्ली से हम ये सारे दृश्य आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले के ये दृश्य आप गौर कीजिए, काफी दिनों से इंतजार हो रहा था। आम लोग भी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उद्घाटन के बाद से कल से यानी कि शुक्रवार से आम लोग भी इस जगह पर टहल पाएंगे। तो नाम में बदलाव भी एक उदाहरण रूप माना जा रहा है, क्योंकि जनप्रभुत्व और उसके सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करता है ये नाम का बदलाव। तो राजपथ जो कि अब पहचाना जाएगा कर्तव्य पथ के नाम से। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो सभी को इंतजार है नए संसद भवन का, सभी को इंतजार है ये पूरे ही प्रोजेक्ट का। एक के बाद एक हमने कई मौक़ों पर देखा कि किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ी, आयोजन हुआ, उस पर कार्य हुआ, कहीं पर अनावरण हुआ, कहीं पर उद्घाटन हुआ, और ये सभी चीज़ें जो हमें बताती है कि आने वाला कल क्या होगा। कई बार परिसीमन का भी जिक्र होता है, लेकिन इसे कहते हैं पूर्व आयोजन, एक तैयारी जिससे आगे जाकर लोकशाही वाले हमारे इस देश में और भी अच्छा काम हो पाए, एक मजबूत संसद की इमारत हमारी भी हो, टेक्नोलॉजी से युक्त भी हो। कुछ चूक रह गई थी जिसे अब पूर्ण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण हो चुका है। आज हमने खुलकर चर्चा की कि आखिरकार ये राजपथ को कर्तव्य पथ नाम क्यों दिया गया, क्या कारण है। अगर हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये क्यों जरूरी है, और इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जनता के हित से क्यों संबंध है, ये भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि राष्ट्र प्रथम हमेशा हमारे लिए रहेगा। तो आप कहीं नहीं जाइए, पर जुड़े रहे समाचारों के साथ, राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।